बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असांजो जेको लेक्चर आहे वो आहे हाउ टू मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ओके, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं, वही डिस्कस के पर्सनैलिटी टेस्ट जो हैं वो किस तरीके से हम लेते हैं और क्यों लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट दैट यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड ट्रेट इन्वेंटरीज टू मेजर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेंट पर्सनैलिटी सच एज इंट्रोवर्जन, स्टेबिलिटी एंड मोटिवेशन। ओके, हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट किस हवाले से होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से, वो डिफरेंट होते हैं उनकी अपने थिंकिंग पैटर्न्स के हवाले से, उनकी सोच के लिहाज से, और वो इमोशंस को हर बंदा एक ही तरीके से फील नहीं करता। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो गुस्से पर काबू पा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से पे काबू नहीं पा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ दोस्ती बनाना और नए लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाने को ज़्यादा ईज़ी समझते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और कुछ लोग नहीं होते। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नई-नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो ऐसा नहीं करते। यानी वो सिर्फ़ टेस्टेड और ट्राइड तरीके से ही जो है वो उसको ही ट्राई करना चाहते हैं, और उसी के ऊपर ही अमल दरामद करना चाहते हैं, उसी के साथ ही कंफर्टेबल रह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लोग होते हैं जिनकी परसेप्शन और जिनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स और उनकी जो बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स, उनके थिंकिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो बात ये है कि हम क्यों लोगों की पर्सनैलिटी चेक करें। हमने पहले बात की कि हमें तो के एसेस चाहिए, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स वगैरह चाहिए। हमें ये देखना है कि जो जिस जॉब के लिए हम उसको मतलब बंदे को हायर कर रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड स्किल्स उसके अंदर हैं या नहीं है। आमतौर पे तो हम कहते हैं ना कि स्किल्स क्या हैं। स्किल्स जो है वो या किस किस्म के होते हैं, तो बेशक टेक्निकल स्किल्स हैं, एजुकेशनल स्किल्स हैं, और एनालिटिकल स्किल्स हैं, मगर और फिजिकल स्किल्स हैं, यस। मगर कुछ स्किल्स जो हैं वो इमोशनल स्किल्स भी होते हैं। कुछ स्किल्स जो हैं वो इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं, जिनको आमतौर पे हम ह्यूमन स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो ये वही हैं जिन जो बाज़ जॉब्स में ज़्यादा ज़रूरी समझे जाते हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ टेक्निकल स्किल से काम नहीं चलता। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है दीज आर द कंपोज्ड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो हमें बाज़ जॉब्स के लिए और ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी के लोग चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट लेना। क्यों कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के लोग जो हैं किसी ख़ास जॉब के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं, और फिर उसी सेम जॉब के लिए उससे उलट कोई अगर पर्सनैलिटी ट्रेट का बंदा है, वो शायद वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो साथ-साथ जो है वो रिटन स्किल्स के साथ या दूसरे जो टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ वो पर्सनैलिटी टेस्ट भी लेती हैं, ताकि हम उस किस्म के लोग जो हैं वो हायर करें, जो उन सिचुएशंस को मेंटली और साइकोलॉजिकली भी डील कर सकें, और वो साइकोलॉजिकली सेफ तरीके से वहाँ पे काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक बंदा जो है वो किसी हार्ड कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, और दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बंदा ऐसा है जो कि एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में और ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर सकता है, जबकि दूसरा बंदा उतने चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो कि चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस किस्म के बंदे चाहिए। आया हमें जो है वो हमारा जो जॉब है उसमें इनोवेटर्स टाइप बंदे चाहिए, या हमें जो है वो ऐसे बंदे चाहिए जो स्टेटस को पसंद करते हों, जो जैसा है, जिस तरह है उसी के साथ ही कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, या कोई नई चीज़ें जो है वो वहाँ पे लाना नहीं चाहते। तो वो हर जॉब की कंडीशंस अलग हैं, हर जॉब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, और उसी हिसाब से हमें जो है वो जो रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी के लोग हैं वो हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट का, कि पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली दीज आर प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट आर मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट टू एवेलुएट एंड यूज़। ये इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, सॉरी, वो डिसएडवांटेज ये है कि हम आमतौर पर वी कैन नॉट fully measure the personality, but we have certain personality tests that can measure to some extent, or to the greater extent,
and to the greater accuracy they can trace the particular personality types. Okay, so iska, what is the benefit of personality test? Tests have been used successfully to predict dysfunctional job behavior and identify successful candidates for overseas assignments. Okay, फॉर एग्जाम्पल जो है वो लोग जो हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हमें पता हो कि एक तो ये है कि ऐसे लोग जो हैं हम उनको हायर कर सकें जो हमारी जो जॉब की जो पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है? ताकि अगर हम उसके साथ मिसमैचिंग बंदा रखेंगे तो वो बंदा जो है वो इस किस्म के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होगा जो ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशनली रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनसे हम अवॉइड कर सकते हैं और ये पर्सनैलिटी टेस्ट अप्लाई करने से, ठीक है? फिर ख़ास तौर पर ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे हमें कोई नए एनवायरनमेंट में लोगों को भेजना हो, जिस तरह का कोई ओवरसीज असाइनमेंट्स हैं या कोई जिस तरह मैंने पहले बात की कोई न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें भी हम मैंने कहा ना कि वो जो एक ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग पैटर्न वाले लोग जो हैं, वो वहाँ पे कामयाब नहीं होते। तो हमें ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो कि चैलेंजेस को कबूल करें, जो कि अपने न्यू आइडियाज़ को जनरेट करें और उन आइडियाज़ के ऊपर कारबंद रहें, ठीक है? और वो बंदे जो कि वाक़ई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है? और द पीपल हु वर्क व्हाइल वाचिंग द वॉचेस कैन नॉट बी मतलब सच एन इनोवेटिव पीपल, ओके? वो लोग जो हैं जो कि सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, वो लोग जो हैं जो अपना जो है वो अपनी एफर्ट्स जो हैं खुली तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस और या वर्क सेटिंग में नहीं डाल सकते, वो लोग जो हैं बाज़ औक़ात चैलेंजिंग जॉब जो हैं वो न्यू जॉब जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें ये देखना होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट से हम किसी न किसी हद तक जो है वो हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और जिनमें जॉब का टेस्ट के साथ मैच करते हैं, वो उसमें हम कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? और अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये समझते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे उनके साथ जो है वो मैच नहीं करते, हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करते, तो हम उन लोगों को जो है वो साइड करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? ये हमारा बुनियादी जो है वो रीज़न है। तो अब बात ये हुई कि हम कैसे पहचानें कि किस किस्म के हम टेस्ट जो है वो यूज़ करें। तो या पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग किस तरह डिफरेंट हैं, तो इस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टेस्ट के मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें लोगों को जो है वो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। मगर जो बुनियादी इंतहाई पॉपुलर किस्म का मॉडल है वो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल है, ठीक है? बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल जो है वो बंदे की पर्सनैलिटी को केवल 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है, ठीक है? वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है और हर कैटेगरी के जो बंदा है उसकी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं और उनको जो है वो उनके लिए जो रिक्वेस्टेड जॉब्स हैं वो अपनी हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट डिवीज़न है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो क्या है? फर्स्ट कैटेगरी जो है वो ये है कि वो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एक्स्ट्रावर्जन की, ठीक है? एक्स्ट्रावर्जन यानी कि लोग जो हैं वो या तो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट से क्या मुराद है? एक्स्ट्रावर्जन जो है वो ज़ाहिर करता है द टेंडेंसी टू बी सोशल and to be assertive, to be active, and to experience the positive effects such as energy and zeal. यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशेबल हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी दोस्त बना लेते हैं या वो नए लोगों के साथ मैच करते हैं या वो इंटरपर्सनल स्किल्स पे हाई होते हैं, यानी उन्हें लोगों के साथ बैठना उठना बैठना उनसे कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती, ठीक है? दे आर एसेटिव, यानी वो अपने आप को वो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और वो ज़्यादा अपने जो जज़्बात हैं उनको ज़ाहिर करते हैं और अपनी बात जो है वो करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वो लोगों के साथ जो है वो घुल-मिल जाते हैं और उनके साथ ज़्यादा वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों के साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्पिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो लोगों के साथ जो है वो उनकी कंपनी को एन्जॉय करते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि वो साइड में रहने वाले हैं। जो इसके अपोज़िट जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, इनके अपोज़िट होते हैं। उतने सोशल नहीं होते, वो अपनी ज़ात के अंदर रहना चाहते हैं, वो एक चंद और वो महदूद होते हैं, वो लोगों के साथ बातें शेयर नहीं करते और वो अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, पैसिव होते हैं और अपने अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है? और वो जो एक्स्ट्रावर्ट लोग हैं, दे एक्सपीरियंस पॉजिटिव इफेक्ट्स,
ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो सेल्फ एफिकेसी पे हाई होते हैं। ठीक है। उनकी अपना जो सेल्फ बिलीफ है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो हाई होती है, और इसी वजह से वो अपनी जगह वहाँ पे लोगों के अंदर बना देते हैं। और वो समझते हैं कि वो लोग जो हैं, फिर इस हिसाब से उनके अंदर लीडरशिप रोल के जो है वो इमरजेंस ज़्यादा होती है। यानी वो लोग जो एक्स्ट्रावर्जन पे हाई हैं, और देयर इज लाइक्लीहुड के दे विल इमर्ज एज अ लीडर। ओके। तो वो अब ये देखें कि एक्स्ट्रावर्ट लोग हमें कहाँ चाहिए, हमें लीडरशिप रोल्स में चाहिए, हमें सुपरवाइजरी रोल्स में चाहिए, और ऐसे लोग हमें जो है जो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं वहाँ चाहिए। हमें पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग चाहिए, मीडिया मैनेजमेंट में भी हमें ऐसे चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है वो भी ऐसे लोग कर सकते हैं। ठीक है। और जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, वो एक ऑफिस वर्क के लिए फिट होते हैं, वो किसी जो लैब एक्सपेरिमेंट के लिए फिट होते हैं, वो साइंटिफिक और टेक्निकल जॉब के लिए फिट होते हैं, वो किसी स्टेटिस्टिकल जॉब के लिए फिट होते हैं। ठीक है। मगर वो लोग जो जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशंस हो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, जहाँ पे दूसरे लोगों के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, जहाँ पे दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, वहाँ पर इंट्रावर्ट लोग जो हैं वो इतने कामयाब नहीं होते। एक्स्ट्रावर्ट लोग जो हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो आप देखें कि एक डिवीजन ये हो गई कि हम एक बंदा दूसरे बंदों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, किस तरह कम्युनिकेट करता है, ये एक जो एबिलिटी है, और ये एबिलिटी हमें डिफ्रेंशिएट करती है। यानी कि दो कैटेगरीज हो गई, एक वो लोग जो लोगों की कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक वो लोग जो अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं। एक वो लोग जो ज़्यादा बयान अपने आप को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दूसरों के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा अपने हालात और वाक़यात को जो है वो शेयर करना पसंद करते हैं, और फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं। और दूसरे एक और लोग हैं जो तन्हाई पसंद हैं, जो सुकून पसंद है, जो अपनी ज़ात के अंदर रहते हैं और अपना काम से काम रखते हैं। तो और वो फिर जो हैं, जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, वो इतने एक्टिव नहीं होते। उन्हें तो वो एक पैसिव तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, उनके अंदर वो ज़ील एंड ज़िस्ट नहीं होता, उनके अंदर वो एंथुसियाज़्म नहीं होता। ठीक है? और वो सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं। हालाँकि ये बात नहीं है कि वो खराब हैं, हम ये नहीं कहते कि वो खराब लोग हैं। नहीं, यही वो लोग हैं जिन्होंने लैब्स के अंदर बैठकर काम किया है, यही वो लोग हैं जो बड़े टेक्निकल जॉब जो है वो करते हैं, और वो जो है वो इन्वेंशंस करते हैं, और बाज़ औक़ात वो बड़े इनोवेटिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ वो क्रिएट कर सकते हैं। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि वो लोग जो हैं, वो दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं करते। यानी आप देखें एक्स्ट्रावर्ट लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है? वो ज़्यादा जल्दी जो है वो दोस्त भी बना लेते हैं और दुश्मन भी बना लेते हैं, और लीडर भी बन बन जाते हैं, और फॉलोअर भी बन जाते हैं, और बहुत से मामलात में जो है वो दूसरों के मामलात में भी आ जाते हैं आगे। तो इंट्रोवर्ट लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी ज़ात के साथ करते हैं, और वो अपने करियर पर, अपनी फैमिली के ऊपर, या अपने जो है वो काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो लिहाजा ये लोग इनोवेशंस तो करते हैं, साइंटिफिक और टेक्निकल इनोवेशंस जो है वो ये कर जाते हैं इंट्रोवर्ट लोग, मगर वो लोग जो हैं दूसरे लोगों के साथ या इस तरह के लीडरशिप रोल्स में वो नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है। और दूसरी जो चीज़ है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, या हम न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। तो टेंडेंसी टू एग्जिबिट पुअर इमोशनल एडजस्टमेंट एंड एक्सपीरियंस नेगेटिव इफेक्ट्स सच एज एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड हॉस्टिलिटी। अब जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इट इज़ एबिलिटी टू डील एंड रेगुलेट योर इमोशंस। ठीक है? इमोशंस कौन से हैं? जिस तरह एंगर है, डिस्गस्ट है, और हेट है, और उसके अलावा जो है आपका एंजाइटी है, फियर है। ठीक है? ये आपके इमोशंस हैं। ठीक है? और इन इमोशन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब आपको गुस्सा आ गया, एक बंदा है जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है? और फौरी तौर पर जो है वो आउटबर्स्ट हो जाता है, और दूसरा बंदा गुस्से को सब्र कर जाता है, गुस्से को पी जाता है। ठीक है? उसको बर्दाश्त कर जाता है, और गुस्से के बावजूद भी वो अपने आप को जो है वो यानी उसको कंट्रोल करके फिर भी जो है वो लोगों के साथ डील कर जाता है। ठीक है? यानी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता या ओवर रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी डिफरेंस होता है लोगों के दरमियान में, कि कुछ लोग जो है इमोशंस को सही ढंग से डील कर जाते हैं, और कुछ लोग सही डील नहीं कर पाते। ठीक है? कुछ उनको रेगुलेट कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते और उनके अंदर वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, यानी वो
फिर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, या वो फिर हॉस्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, यानी वो लोगों के साथ लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और उनके साथ उलझ पड़ते हैं, या वो परेशान हो जाते हैं, और या वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, और वो उनके अंदर जो अपनी सेल्फ स्टीम है वो डिक्रीज हो जाती है, और अपना जो सेल्फ बिलीफ है वो डिक्रीज हो जाता है। वो समझते हैं कि नहीं जी, वो ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है। और तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कि ये भी आप देखें कि इसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म की जॉब से रिलेटेड इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, कुछ जॉब्स में हमें इमोशनली स्टेबल लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएँ और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाएँ फौरी तौर पर। तो देखें, कुछ इमोशनल लेबर उसको हम कहते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, ऐसी जॉब्स को हम ऐसी कंडीशन को हम इमोशनल लेबर कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारे जो फेल्ट इमोशंस डिफरेंट हैं और जो एक्सप्रेस इमोशन वो डिफरेंट है, उनको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो जिनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जो फ्रंट लाइन ऑफिसर होते हैं, या जो आपके जो ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स पे जो लोग बैठे होते हैं, तो उन्हें उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वो हर कस्टमर के साथ जो है वो प्यार से पेश आएँ, और हर कस्टमर के साथ जो है वो कर्टसी के साथ पेश आएँ, और हर कस्टमर को जो है वो खुंदा पेशानी के साथ उसको उसकी बात को सुनें। जबकि कस्टमर जो है वो बाज़ औक़ात उनके साथ बदतमीज़ी कर जाता है, बाज़ औक़ात गुस्सा कर जाता है, बाज़ औक़ात उसकी बात को नहीं समझता, बाज़ औक़ात जो है वो उनके साथ बदतमीज़ी कर जाता है, और बाज़ औक़ात जो है वो मतलब है कि बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मतलब उन्होंने अपनी ही एक टोन रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदा बदतमीज़ी कर रहा है तो उसको वो बुरा नहीं लग रहा। वो न्यूट्रल तो इमोशनली न्यूट्रल तो नहीं हुए। इमोशनली न्यूट्रल कोई बंदा नहीं होता। उनको भी गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है? मगर वो अपने गुस्से को छुपाते हुए, अपने गुस्से को दबाते हुए, अपने गुस्से को जो है वो ज़ाहिर ना किए हुए, और उसके बावजूद भी वो लोग जो हैं उनके साथ वो पेश आते हैं, इज़्ज़त के साथ पेश आ रहे होते हैं या कर्ज़ के साथ पेश आ रहे होते हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ कि एक बंदे ने जो है वो एक हॉस्टाइल कस्टमर था, जिसने बदतमीज़ी की और जिसने इनसिविलिटी की, मगर उसके बावजूद भी उसके साथ जो ऑफ़िसर है वो प्यार से पेश आ रहा है और कर्ज़ी के साथ पेश आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने इमोशंस फ़ील अलग से किए, मगर जो एक्सप्रेस किए वो अलग किए, ठीक है? तो ये जो कंडीशन है, जहाँ पे आप इमोशंस जो हैं वो फ़ील एक करें और एक्सप्रेस दूसरे करें, उसके अपोज़िट करें, तो इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो ज़्यादा होता है। तो आप देखें कि ये वो लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो कि इमोशंस को रेगुलेट कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो इमोशंस को कंट्रोल कर जाते हैं, ठीक है? हम कंट्रोल के अलावा हम कहते हैं रेगुलेट करना। रेगुलेट से मुराद क्या है कि आपको गुस्सा आया, मगर आपने गुस्से की मिक़दार को कम कर दिया, ठीक है? और दूसरी जो आपको कर्ज़ी और इज़्ज़त से पेश आने की जो ख़्वाहिश है वो कम हो गई है, मगर उसको आपने बढ़ा दिया। तो ये रेगुलेट करना है। ये इंक्रीज़ हो गया मगर उसको आप डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये डिक्रीज़ हो गया मगर इसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आप बंदे को कर्ज़ी के साथ ही पेश आ रहे हैं। हो सकता है रखने के बाद आपकी मर्ज़ी है जो कुछ हो सकता है। तो बात ये है कि इसकी कंडीशन जो है वो सिर्फ़ ये है कि आपने जो है वो देखना है कि आप किस तरीके से उनके साथ जो है वो पेश आ रहे हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट बात है, जो पर्सनैलिटी की जो कैटेगरी है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। Openness to experience refers to disposition to be imaginative, non-conforming, unconventional and autonomous, ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है कि बंदे की जो है वो डिस्पोजिशन नहीं, उसका जो रुझान है किसकी तरफ है कि वो ज़्यादा मतलब तख़य्युल पसंद है, ज़्यादा वो आइडियाज़ को जनरेट करता है, ठीक है। ज़्यादा वो अपने न्यू जो है वो ख़्याल जनरेट करता है, आइडिया जनरेट करता है, नए ऑप्शंस जनरेट करता है, और क्रिएटिव ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा नॉन कन्फर्मिंग है, यानी नॉन कन्फर्मिंग से मुराद ये है कि ये ज़रूरी नहीं है तो जो चीज़ उसके सामने जिस तरह पेश की जाए और उसको उसके साथ ही एडजस्ट कर ले, या उसको उसी की पोजीशन में ही वो एक्सेप्ट करे। नहीं, ही शी विल आस्क द क्वेश्चंस व्हाई इट इज़, ओके। यानी जो भी उसके सामने चीज़ है तो वो उससे सवाल पूछता है कि ये क्यों है, वो थिंक करता है, सोचता है कि ये क्यों है, इसकी ये क्यों हो रहा है, कैसे है, ठीक है, व्हाई इट इज़, ठीक है। तो वो नॉन कन्फर्म करना का मकसद होता है कि आप जो है वो उसके साथ जो है वो एडजस्ट कर लाएँ और एग्री हो जाएँ, मगर ये नहीं है।
और अनकन्वेंशनल है, यानी कि वो हमेशा जो रवायती जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। उन्हें जो है वो मतलब अपनी अपनी राहें खुद मुतय्यन करता है। तो नई-नई जो है वो राहें ढूँढ लाता है और नए-नए तरीके से वो अपना काम करने का नए तरीके ढूँढ लेता है। ठीक है? ये वही रास्ता नहीं अपनाता जो सारे लोग अपनाते हैं, मगर वो अपने लिए नए खुद रास्ते मुतय्यन करता है। और ऑटोनॉमस से क्या मुराद है? खुद मुख्तार है। ठीक है? खुद मुख्तार से मुराद क्या है कि वो ये नहीं है कि दूसरों को ही सिर्फ फॉलो करे, मगर नहीं, वो अपने पाथ बनाता है, अपने दग बनाता है। ठीक है? तो अब ओपननेस एक्सपीरियंस पे जो हाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। ठीक है? नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि सारे लोग अगर किसी एक के ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं तो वो भी लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपना ही चीज़ करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, वो तजुर्बा करेगा, वो कहेगा नहीं यार ये है तो इसके साथ ये भी हो सकता है। ठीक है? अगर ये सॉफ्टवेयर बेहतर काम कर रहा है तो इसके साथ ये सॉफ्टवेयर भी काम कर सकता है। अगर ये काम जो हम इस तरीके से कर सकते हैं तो इसके लिए और तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है? तो वो नए तरीके ढूँढता है, वो इनोवेशन करता है, वो क्रिएटिविटी करता है, वो जो है वो सोचता है और न्यू न्यू इन्वेंशंस करता है, एक्सपीरियंस करता है और एक्सपीरियंस से सीखता है, गलतियाँ करता है और गलतियों से सीखता है। ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि जी जनाब सिर्फ़ जो है वो टेस्टेड एंड ट्राइड तरीक़ेकार को ही वो फ़ॉलो करता रहे, मगर वो न्यू तरीक़ेकार को भी और नई जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी वो फ़ॉलो करने की ज़रूर कोशिश करता है और उनको जो है वो वो सामने आता है। ठीक है? तो ये सबसे उसकी जो है बड़ी खूबी है कि वो बंदा जो है वो किसी एक जगह पे रुक के बैठ नहीं जाता, मगर सीखता है और चीज़ों को क्या नाम है नए से तरीके से वो लाने की कोशिश करता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी एक किस्म की खूबी होती है। तो जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लोग हाई होते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और न सिर्फ जनरेट करते हैं, मगर उसे उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उनके लिए सपोर्ट भी क्रिएट करते हैं। और वो लोग यही वो लोग हैं जो रियली दे ब्रिंग द चेंज, दे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ये चेंज एजेंट होते हैं बल्कि, और चेंजेस को लाते हैं। ठीक है? और चेंजेस को वो प्रोपोगेट करते हैं और चेंजेस के लिए ये अपने अपने आप को रिस्क पे भी ले आते हैं, ये रिस्क टेकिंग पे भी हाई होते हैं। ठीक है? यानी वो लोग जो हैं वो कुछ सीखने और सिखाने के मूड में होते हैं। ठीक है? और ये अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बिलीव करते हैं, अपने तजुर्बात के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है? और ये सिर्फ वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। ठीक है? ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, ये सबसे इनकी जो है बड़ी बात होती है। इस वजह से ये लोग जो हैं हमेशा जो न्यू प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं जिसमें आपने जनाब कोई नया आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई आप नया और मुश्किल काम कर रहे हैं, तो उनमें आपको ऐसे लोग चाहिए जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे हाई हों। ठीक है? और आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि एडवेंचरस माइंड के हों, ऐसे लोग चाहिए जो नए तजुर्बात करना चाहते हों। ठीक है? ऐसे लोग चाहिए जो चेंजेस के साथ जो है कंफर्टेबल फ़ील करते हों, जो अनसर्टेनिटी को जो है वो मतलब है कि क्या नाम है वो बर्दाश्त कर सकते हों। ठीक है? अनसर्टेन एनवायरनमेंट में भी कंफर्टेबल रह सकते हो। तो ये वो लोग हैं जो कि हमें ऐसी सिचुएशंस में जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है? तो अगला जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एग्रीएबलनेस। ठीक है? एग्रीएबलनेस इट इज़ द टेंडेंसी टू बी ट्रस्टिंग, कंप्लायंट, केयरिंग एंड जेंटल। ठीक है? एग्रीएबलनेस की जो पर्सनैलिटी ट्रेट है या जो डायमेंशन है वो क्या है, वो ज़ाहिर करता है कि एक बंदा जो है किस हद तक दूसरे लोगों के ऊपर एतमाद करता है, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरों की बातों को मानता है। ठीक है? दूसरों की जो आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है? और किस हद तक दूसरे लोगों के साथ ख्याल रखता है, किस हद तक दूसरे लोगों के साथ जो है वो नरमी से पेश आता है। ठीक है? ये एग्रीएबलनेस है। और एग्रीएबलनेस यानी कि आप देखें कि वो लोग जो कि एग्रीएबलनेस पे हाई हों, वो अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हैं और या लोगों के अच्छे फॉलोअर्स बनते हैं बेसिकली, और उनके और रूल्स को वो फॉलो करते हैं। ठीक है? और ऐसे लोग जो एसओपीज़ हैं उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो जो कवानीन बने हुए हैं उन्हें फॉलो करते हैं और वो दूसरे लोगों का जो अपने आस-पास लोग हैं उनका ख़्याल रखते हैं। ठीक है? और उनकी बातों को मानते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर एतबार करते हैं। ठीक है?
और उनके ऊपर फिर अमल दरामद भी करते हैं। और ये लोग जो हैं वो नरम खो और नरम मिजाज लोग होते हैं और दूसरों का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो एग्री अवेयरनेस में लो होगा वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा शक करने की कोशिश करेगा, वो जो है हमेशा जो है वो रेबिलियंस माइंड का होगा, वो रेबिलियंट माइंड का होगा, वो मतलब हमेशा वो करेगा, क्या नाम है, मतलब किसी की बात नहीं मानेगा, ठीक है, और बगावत करेगा, सही है। तो हालांकि एग्रीएबलनेस जो है वो कहीं कहीं हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो एग्रीएबलनेस पे हाई होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो चाहती हैं कि हमें तो रूल्स को फॉलो करने वाले लोग चाहिए, हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो रूल्स को फॉलो करें और वो उसकी बात माने। और ख़ास तौर पर देखें, जो फोर्सेज हैं, जिस तरह पुलिस है या दूसरी जो फोर्सेज हैं, वहाँ पे तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि एग्रीबलनेस पे हाई हो, जो सिर्फ यस सर करें और आप उनको जो भी बात करें वो ही उनके पर अमल दरामद करें, ठीक है, वो ज़्यादा क्वेश्चन न करें, ठीक है। जिस तरह ओपन एक्सपीरियंस में हमने कहा था कि बंदे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, वो उन्हें उन्हें जो है वो ब्रीफ करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जी भाई ये चीज़ ऐसे है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि जी क्यों हम करें, ठीक है। और वो फिर आपका बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो अपना रास्ता खुद मुतय्यन करते हैं, जबकि एग्रीएबलनेस वाले जो है वो लीडर्स की बात मानते हैं और वो अच्छे फॉलोअर होते हैं। कानून उन्हें बता दो, उस कानून पे अमल दरामद करेंगे, लीडर उन्हें बता दो, उस लीडर को फॉलो करेंगे, और उन्हें एक प्रोसीजर, एक एसओपी बता दो, वो उसी एसओपी और उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये एग्रीएबलनेस पे हाई लोग होते हैं, ट्रस्ट करने वाले लोग होते हैं, कंप्लाइंस पे हाई होते हैं, केयरिंग लोग होते हैं, केयर करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू रिलेटेड फैसेट, अचीवमेंट एंड डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। और अचीवमेंट ओरिएंटेड जो लोग हैं कि ये हालांकि बाद में मतलब अच्छा, अचीवमेंट ओरिएंटेड लोग होते हैं जो कि नई चीज़ें जो है वो मतलब है कि वो लोग जो कि अपनी खुद की राह तलाश करके चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, खुद के गोल सेट करते हैं और वो गोल जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और डिपेंडेबल लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जो कि दूसरों की राह के पर जो है वो चलना चाहते हैं। तो ये बिग फाइव पर्सनालिटी टेस्ट के अलावा भी कुछ जो है वो हम पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरेस्ट के रिलेटेड टेस्ट जो है वो लेते हैं। और उसमें ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज बनाती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री से क्या मुराद है कि ये इट इज़ अ पर्सनल डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन डिवाइस that compare person's current interests with those of others now in various occupations so as to determine the preferred occupation for the individual, ठीक है। यानी हम इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में ये कहते हैं कि हमारे पास देखें कि जो अगर एक तरह से ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है और उस ऑक्यूपेशंस के साथ साथ जो है वो हमारे पास एक लिस्ट है कि उनके साथ जो है अगर ये ऑक्यूपेशन है तो उसमें कौन से लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं, और उन कामयाब लोगों में कौन से जो है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कामयाब टीचर के लिए कौन से जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए या पर्सनालिटी रिलेटेड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। फिर जो कैंडिडेट्स हैं और टीचिंग के साथ कैंडिडेट्स हैं उनको हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन से जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। फिर देखते हैं जो हमारे पास जो लिस्ट मौजूद है, आया वो लिस्ट के साथ उनके मैच करते हैं या नहीं करते। अगर मैच करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, इस बंदो ये जो बंदा है इस ये इसके जो इंटरेस्ट अवेलेबल हैं ये कौन सी ऑक्यूपेशन के लिए या कौन सी जॉब के लिए मैच करते हैं, आया टीचिंग के लिए करते हैं या नहीं करते। अगर टीचिंग के लिए नहीं करते तो वो किस जॉब के लिए वो ज़्यादा फिट है। तो ये है कि हम एक तरफ एक बंदे की जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट की लिस्ट बनाते हैं और फिर दूसरी हमारे पास लिस्ट होती है जो हम एक ऑक्यूपेशंस के साथ जो है जो रिलेटेड इंटरेस्ट हैं या उनकी हमारे पास लिस्ट होती है। फिर उसके मुताबिक जो है हम किसी भी बंदे किसी भी कैंडिडेट के पर्सनल इंटरेस्ट के एक लिस्ट को उठा के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा जो है और किस जॉब के लिए फिट है, सही है। तो ये इस एक तो ये इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज का काम है। और दूसरा जो है जो टेस्ट यूज़ होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट हैं। टेस्ट दैट मेजर व्हाट अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी लर्न्ड इन जॉब नॉलेज इन एरियाज लाइक अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड पर्सोनल, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो हम बंदों का जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस चेक करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से और उसका जो अचीवमेंट का रिकॉर्ड है उसे हासिल करते हैं और उसकी जो जॉब नॉलेज है उसको चेक करते हैं और उसका जो है वो हम जो है वो टेस्ट लेते हैं कि आया वो उसके ऊपर उसने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है, गेन किया है
और कुछ सीखा है, उसके जॉब से रिलेटेड जो है वो किस लेवल की नॉलेज उसके पास है। उसके अलावा जो हम टेस्ट लेते हैं वो वेब टेस्ट, वेब बेस्ड कुछ टेस्ट होते हैं, यानी ऑनलाइन टेस्टिंग इसको कहा जाता है। और ऑनलाइन टेस्टिंग ऐसे बेसिकली दिस इज द मोड ऑफ द टेस्टिंग, जिस तरह आजकल ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ठीक है। तो उसका जो बुनियादी जो बेनिफिट है वो क्या है कि दीज टेस्ट बेसिकली एलिमिनेट द unnecessary costs, okay, and you know that the in the process or in the context of paper and pencil testing, there is a lot of cost which is involved, and there is a lot of time constraint which are involved, okay। तो वेब बेस्ड जब आप टेस्टिंग लेते हैं यानी ऑनलाइन टेस्टिंग आप करते हैं, तो उस टेस्टिंग में फिर ये इस तरह का जो टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं या जो स्पेस कॉन्स्टेंट्स हैं उनके पास उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और कास्ट जो है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि जो ऑनलाइन टेस्टिंग है, देख ऑनलाइन टेस्ट कैन अलो रोल प्लेइंग बाय एप्लीकेंट्स, ओके। और ऑनलाइन टेस्ट आल्सो यूज द कंप्यूटर्स, ओके। और हम चूंकि कंप्यूटर बेस्ड स्कोरिंग करते हैं तो उसमें जो रेटर बायस है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आजकल अगर हम आपसे जो है वो टेस्ट ले रहे होते हैं और वो साथ साथ जो है उसकी स्कोरिंग हो रही होती है, तो उसमें जो है वो क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। और अगर हम जो है फिजिकली जो टेस्ट लेते हैं उसमें बेशक हम एमसीक्यूज लें, मगर एमसीक्यूज में ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर उसके गिनती करने में, सिलेक्शन करने में और चेक करने में ह्यूमन एरर के जो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे ह्यूमन एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड जो है वो स्कोरिंग होती है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। प्रोवाइड्स इमीडिएट स्कोरिंग एंड फीडबैक ऑफ द रिजल्ट्स टू द एप्लीकेंट्स। ये सबसे बड़ी अहम बात होती है ऑनलाइन टेस्टिंग में कि जो फीडबैक है वो इमीडिएट होता है, फौरी होता है, और उसी वक्त उसको उनको दिया जा सकता है। और उसके अलावा इट कैन बी रेडीली कस्टमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। यानी ऑनलाइन टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जी एक टेस्ट बैंक्स बना लेते हैं और उस टेस्ट बैंक्स में से फिर जो है वो कस्टमाइज तरीके से किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए वो टेस्ट जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और वो फिर ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से वो टेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं उनमें एक टेस्ट जिसका नाम हम कहते हैं वर्क सैंपल्स, ठीक है। वर्क सैंपल टेस्ट कौन से एक्चुअल जॉब टास्क दैट आर यूज इन टेस्टिंग एप्लीकेंट्स परफॉर्मेंस, ओके। ये जो है बुनियादी तौर पर ये टेस्टिंग का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जो है वो कोई रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाता, मगर बंदे से वो उससे रिलेटेड काम जो है वो कराया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीचर की जॉब एक बंदे से टेस्ट ले रहे हैं तो आप डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं, हाँ जी आप पढ़ा के थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है। अगर आप किसी ड्राइवर का टेस्ट ले रहे हैं तो आप उसको ड्राइविंग का वो काम दिखा देते हैं। अगर किसी और बंदे का आप जो है वो टेस्ट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा छोटा सा टास्क करा सकते हैं, कोई काम करा सकते हैं। मेरा अकाउंटिंग की जॉब है तो आप कहें जी कि आप लेजर पोस्टिंग करके दिखाएं, और या आप जो है वो इसे जो है वो बैलेंस शीट बना के दिखाएं, या आप ये चीज़ जो है वो करके दिखाएं, और ये आप दिखाएं कि जी आपने वोचर कैसे बनाना है, या उस वोचर को आपने एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, या आपने जो बैंक रिकन्सिलिएशन है वो कैसे बनानी है। तो वो उससे रिलेटेड आप जो है वो काम उससे लेके दिखाएं, ऑन ग्राउंड काम करके दिखाएं। क्योंकि यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमारा जो है वो एक इंडस्ट्री और अकेडमिया कोलैबोरेशन से रिलेटेड एक सेमिनार था। तो अभी जो है इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको एक शिकायत है एकेडमिया से, और वहाँ पे एक बंदे ने वो शिकायत की थी, और वो शिकायत ये है कि आवर ग्रेजुएट्स बेसिकली लैक लाइफ स्किल्स, ठीक है। उसने बिल्कुल कहा था कि आपके लोग जो हैं अकाउंटिंग तो उनको आपने पढ़ाई हुई है और उनके आती भी है और उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रेड भी लिए हुए हैं, मगर एक बंदा अगर अकाउंटिंग का एग्जाम दे के मेरे पास आए और उसको चेक लिखना ना आए, ठीक है, और या उसको जो है वाउचर फिल करना ना आए, तो फिर मेरे तो वो बंदा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात है कि अभी एम्प्लॉयर जो है वो चाहते हैं कि बंदा जो है वो हम डिग्री नहीं देखते उसकी, हम उसको काम देखें कि जी आया उसका काम उसको आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर उसको काम आता है तो, और फिर डिग्री भी है, क्योंकि डिग्री बुनियादी तौर पर लीगल रिक्वायरमेंट है ना, डिग्री या कोई भी चीज़ है तो वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। मगर लोगों को वहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, बंदों के वर्किंग स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग स्किल्स जो है वो कंप्लीटली 100% सिर्फ आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है या आपकी जो डिग्री है उससे तो रिप्रेजेंट नहीं होते, ठीक है।
तो वो फिर उसी वर्क सैंपल की टेस्ट ले लेते हैं, ताकि वो बंदे को पता चल जाए कि आया ये जो आपका कैंडिडेट है वो ऑन ग्राउंड काम करने की उसमें सलाहियत है भी या नहीं है, ठीक है। और वो इस वजह से उनसे जो है वो सिंपली डेमोन्स्ट्रेशंस लेते हैं या कुछ छोटे-छोटे जो वो टास्क उनसे कराते हैं जो कि एक्चुअल जॉब से रिलेटेड होते हैं, और फिर उनसे फिर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं। तो इस तरह की जो टेस्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी ज़्यादा, मिसाल के तौर पर अगर आपको बताया जाए, हाँ जी ये आपको मैंने ट्रांजैक्शंस दिए हैं और इसकी आप मुझे ट्रांजैक्शंस की जो है वो आप हमें इनकी जर्नल एंट्रीज बताएं, इसकी लेजर एंट्रीज बताएं, और इसकी जनाब आप जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज का भी हमने डेटा दे दिया, वो भी ट्रायल बैलेंस बनाए और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए, और साथ में जो बैलेंस शीट और आप वो पूरा प्रोसेस करके दें। आपने जनाब कर दिया, एक तोते की तरह रटा हुआ था आपने जी, ये होता है। फिर जब ऑन ग्राउंड आपको ये काम करना पड़ जाए तो आप नहीं कर सकता एक बंदा कि जी ये लेजर पे पोस्टिंग कैसे करनी है मैंने, और इस लेजर से जो लेजर्स हैं उनमें से इंफॉर्मेशन हमने कैसे जनरेट करनी है अगर मैनुअल लेजर मौजूद हैं तो, ठीक है। या ऑन ग्राउंड वहाँ पे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमने तो वहाँ पे मैनुअल लोगों से काम कराया हुआ है, ऑन ग्राउंड तो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर पे वहाँ पे बच्चों को आता ही नहीं है कि जी सॉफ्टवेयर पे हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये नहीं, इसका मकसद ये होगा वहाँ ऑन ग्राउंड फिर दोबारा उनको ट्रेनिंग कराएं। तो एम्प्लॉयर्स कहते हैं जी हमारे पास लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए जो है वो टाइम नहीं है, ठीक है। हम उन्हें प्रेफर करते हैं जो पहले से ट्रेंड है, जिन्हें पहले से लाइफ स्किल्स मौजूद है। तो कहने का मकसद ये इन्हीं चीज़ों के लिए कि जी वहाँ पे जो वर्क स्किल्स आया उनके पास प्रैक्टिकल वर्क स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है, तो उसके लिए वर्क सैंपल टेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि ये बंदा जो है जो इतनी लंबी लंबी डिग्री लेके आया आया ऑन ग्राउंड उसके पास जो है वो स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये वर्क सैंपल्स की बात होगी। वर्क सैंपलिंग टेक्निक्स क्या है? टेस्टिंग मेथड बेस्ड ऑन मेजरिंग एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल बेसिक जॉब टास्क, ओके। तो ओके, जिस तरह एक यहाँ पे वर्क सैंपलिंग क्वेश्चन का बताया हुआ है कि जी आप क्या करें कि जी ये एक पुल्लीज और बेड्स के इंस्टॉलिंग का फर्स्ट प्रोसीजर था कि जी आप बताएं जी आपने शाफ्ट कैसे जो है वो लगानी है, पुल्ली कैसे लगानी है, और लगानी है, अगर उसने लगाई तो ठीक है, नहीं लगाई तो फिर उस तरह के उन्होंने वो नंबरिंग करते हैं। अच्छा, एक और टेस्ट है सिमुलेशंस का, वर्क सिमुलेशंस का, ठीक है। और वहाँ पे सिमुलेटर्स जो है और या सिमुलेशन सिमुलेटर तो उसको कहते हैं जहाँ के प्रॉपर जो है वो कोई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें बनी होती हैं जहाँ पे एक वर्किंग वर्क कॉन्टेक्स्ट जो है वो मौजूद होता है, और लोगों को वहाँ पे बिठा देते हैं और फिर उनके टेस्ट लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्क सिमुलेशन रिलेटेड जो है वो आमतौर पर कुछ सेंटर्स बनाए जाते हैं जिन्हें मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर कहा जाता है। सिमुलेशन इन विच मैनेजमेंट कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म रियलिस्टिक टास्क इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आर स्कोर्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर आप मैनेजर्स का या सुपरवाइजरी लेवल के लोगों की आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो आपने एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें, कोई एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस उन्हें दे दें, और उन कंडीशंस में उस ग्रुप के लोगों को जो है वो बैठकर वो फिर उन टास्क के ऊपर वो बैठ के डिस्कस करते हैं, और फिर उनका जो है वो कोई सोल्यूशन निकालते हैं, और वो बताते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ठीक है, और ये क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो फिर उससे आप चेक करते हैं। जिस तरह आर्मी में आईएसएसबी वगैरह में या इस तरह के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पे ये ग्रुप टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशंस का और इस तरह के टेस्ट लेते हैं, तो उसमें से अंदाज़ा होता है कि एक बंदा जो है किस तरह आर्गूमेंट कर रहा है, और एक बंदा जो है डेटा को किस तरीके से जो है एवेलुएट कर रहा है, और वो एक बंदा जो है वो किस तरीके से दूसरे लोगों की बातों को सुन रहा है, और अगर उसके साथ इख्तलाफ कर रहा है तो किस तरह इख्तलाफ कर रहा है, और अगर अगर अपनी बात पेश कर रहा है तो किस तरह अपनी बात पेश कर रहा है। देखें देखें मैनेजर जो है वो ऐसे नहीं कहता कि नहीं नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, ठीक है, ये नहीं कहता। मगर मैनेजर ये कहता है ठीक है आपकी बात सही होगी मगर मैं समझता हूँ कि ये बात ऐसे है, ठीक है। तो ये लीडर ये होता है। अगर ये भी है कि अगर एक बंदे ने सही बात की और चूंकि वो बात आपने नहीं की है तो लोग उसकी मुखालफत करना शुरू कर, नहीं नहीं आप गलत हो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही हूँ। कुछ लोग जो है वो ग्रुप डिस्कशन में क्या करते हैं कि हमेशा अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। तो वो आप समझें कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग जो हैं डिक्टेटर टाइप लोग होते हैं, जो कि सिर्फ़ अपनी बात जो है वो अगले को ठूँसना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बंदे लोग जो है
वो सिर्फ मेरी बात माने, सिर्फ मुझे ही सही कहें और बेशक मैं गलत हूँ, ठीक है। तो ये डिक्टेटर टाइप लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में इतना ज़्यादा जल्दी जो है वो मकबूल नहीं होते, ठीक है। वो एक हद तक इफेक्टिव रहते हैं, मगर वो फिर बाद में उनकी जो रेपुटेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, या लोग जो उसके साथ काम करते हैं उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, और आगे चलकर जो है जब वो थोड़े से वीक होते हैं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो लोग जो है वो फिर उनके बागी हो जाते हैं, और लोगों से जो कमिटमेंट है, वो सपोर्ट है, वो नहीं मिलती। और उसके मुकाबले में वो लोग, वो लीडर जो कि पार्टिसिपेटिव माइंडसेट रखते हैं, जो सबको लेके चलते हैं, जो अपनी बात दूसरे के ऊपर नाफिज करने के बजाय उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस अपराध एक उन्हें अपनी बात जो है वो उन्हें समझाते हैं, और उन्हें कायल करके उनकी अपनी बात मनवाते हैं, और जो लोग रियलिस्टिक बुनियाद पे आर्गूमेंट करते हैं, और जो अगले बंदे की रेस्पेक्ट करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, और अगर इख्तलाफ करते हैं तो इख्तलाफ करने में भी उनका जो अंदाज है वो किसी का तौहीन करने के बजाय, और किसी को जो है वो उसको रेस्पेक्ट देते हुए उससे इख्तलाफ राय रखते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर टाइप लोग होते हैं, जो कि समझें कि आप कि ना सिर्फ वो परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, मगर साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉइज़ की, तो जो है वो हाई वो हासिल कर पाते हैं। तो वो इफेक्टिव लोग होते हैं, ठीक है, और उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा अरसे तक रहती है एज़ कम्पेयर टू डिक्टेटर या एब्यूजिव लीडर्स, ठीक है। और ऐसे लोगों की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा अरसा जो है वो कायम रहती है। तो ये सबसे जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो बात है जो हम कर रहे होते हैं, और जो जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये हमने देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर में हमें बुनियादी तौर पर जो है लोगों की पर्सनैलिटीज़ का ज़्यादा जो है फौरी तौर पर अदराक हो जाता है, और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस तरीके से जो है वो लोगों के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, या हमारे जो लोग हैं उनमें किस किस्म की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें सिमुलेशन एक्सरसाइजेज में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कुछ ग्रुप डिस्कशन होती हैं, लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन होती हैं। यानी लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन में बता दिया कि उसमें कोई एक बंदे को आप डेसिग्नेट नहीं करते कि जी ये लीडर होगा, क्योंकि सारे बंदे जो हैं वो इक्वली होते हैं, और इक्वली वो मतलब है कि अपने आप को मतलब मेंबरशिप की बुनियाद पे जो है वो डिस्कशन में शुरुआत करते हैं, और बाद में ही हमें अंदाज़ा होता है कि आया जो है कौन से लोग ऐसे हैं जो कि लीडर इमरजेंस पे जिनकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, या वो बतौर लीडर जो इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। वो हमें बाद में उसका अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जो टेस्ट है जिसमें मैनेजमेंट गेम्स जो है वो की जाती हैं, और दूसरा इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस आप लेते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर टीचर्स की जॉब है, या मैनेजर्स की जॉब है, या सेल्समैन की जॉब है, तो उनके लिए आप प्रेजेंटेशंस रखते हैं कि आप खुद अपने आप को हमारे सामने बयान करें कि आप किस तरह काम करेंगे, और किस तरह पढ़ाएँगे, या किस तरह लोगों को आप परसुएट करेंगे, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाते हैं, या बाज़ औक़ात इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो उसी से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग जो है वो किस तरीके से करेंगे। और कुछ जो है वर्क सिमुलेशन में वीडियो बेस्ड सिचुएशनल टेस्टिंग होती है, ठीक है। और उसमें क्या है कि सिचुएशनल टेस्ट कंप्राइज ऑफ सेवरल वीडियो सिनेरियोज, each followed by a multiple choice question that requires the candidates to choose from among several course of action. While evidence is mixed, the results suggest that video-based situation test can be useful for selecting employees. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वीडियो बेस्ड सिचुएशन टेस्टिंग में, वो ये होती है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनी होती हैं, और उसमें कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कि एक्चुअल जॉब सेटिंग से रिलेटेड होते हैं, और वो सिनेरियोज उन्हें दिखाए जाते हैं, उन्हें बताए जाते हैं कि जी ये कंडीशन है, यहाँ पे जो है वो इस तरह के वाक़यात और हालात हुए हैं। तो अभी आप बताएँगे जी, आप बाद में उनसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए जाते हैं। आप बताएँ जी कि अगर आप लीडर हैं और आप इस कंडीशन में हो, आपके सामने इस तरह की चीज़ें सामने आ जाएँ, तो आप क्या करेंगे? आपका रिस्पॉन्स इस पे क्या होगा? ठीक है? तो एक बंदे ने एक वीडियो के अंदर जो है वो एक कंडीशन जो है वो ऑब्ज़र्व की, एक वर्क सिचुएशन जो है वो ऑब्ज़र्व की, और उसके बाद उससे सवाल जवाब पूछा जाता है कि जी अगर मैं मतलब वो अपने आप को उस पोज़ीशन में रख कर जो है वो फिर उन सवालात के जवाबात देता है, तो उससे अंदाज़ा होगा कि ऐसी कंडीशन में एक बंदे के पास क्या ऑप्शंस हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा हमेशा, लोग जो हैं वो ऑप्टिमल मतलब वो देते हैं, आंसर्स देते हैं, और पॉजिटिव आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। इससे जो है वो
ओरिजिनल उनकी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता, मगर फिर भी अंदाज़ा होता है कि वो उसकी थिंकिंग में क्या चीज़ें आ रही हैं, मतलब वो किस किस्म के वो रिएक्शंस जो है वो कर सकता है, और किस किस्म के पॉइंट्स जो हैं वो उसके ज़हन में आ रही हैं इस वीडियो को देखने के बाद और इस सिचुएशन को देखने के बाद। उससे अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि एक बंदा जो है वो अगर इसी तरह की कंडीशंस वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसे हमें अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह उसमें बिहेव कर सकता है या किस किस्म का उसका रिएक्शन हो सकता है। इसी वर्क सिमुलेशंस में अगली जो है वो चीज़ें कुछ मिनिएचर जॉब ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन अप्रोच, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, गो के कॉस्टली भी होती है और ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। मगर उसमें इसमें करते क्या है कि कैंडिडेट्स आर ट्रेन टू परफॉर्म अ सैंपल ऑफ जॉब टास्क एंड देन आर इवेलुएटेड ऑन देयर परफॉर्मेंस। The approach assumes that a person who demonstrates that he or she can learn and perform sample of the task will be able to learn and perform the job itself. Okay? इसमें क्या करते हैं कि हमने अगर कुछ बंदों को एक प्रोसीजर के तहत शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद हमने उनको जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी। ठीक है, उन जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद यानी उन्हें सारी चीज़ें बताने, समझाने, सिखाने के बाद हमें उन्हें जॉब परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी दी और एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के बाद जो है हमने फिर उनका एवेल्युएशन की कि जी आया वो बंदा जो है वो सही परफॉर्म उसने किया या नहीं किया और किस बंदे ने कितना परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसके लिए पीछे जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि अगर एक बंदा ट्रेनिंग में जो चीज़ सीखता है और उसको जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर जो अप्लाई करता है और जॉब सेटिंग में अप्लाई करता है, तो इसका मकसद ये है कि अगर इस बंदे को हमने जो है जॉब दी तो वो जॉब के अंदर भी साथ साथ सीखता जाएगा बहुत सी चीज़ें और उनको अप्लाई करता जाएगा और इस तरीके से एक बेहतरीन जो है वो वर्कर या बेहतरीन एम्प्लॉय जो है वो बन सकेगा। यानी उसकी हम लर्निंग कैपेसिटी देखते हैं और उसकी लर्निंग को अप्लाई करने की जो है वो कैपेसिटी देखते हैं और ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी उसमें चेक करते हैं। तो जो बंदा सीख कर उसके ऊपर अमल करने की सलाहियत रखता है तो वो एक बेहतरीन अपने आप को जो है वो एक डेवलपिंग नेचर का एम्प्लॉय जो है वो साबित कर सकता है। ठीक है, फ्यूचर में तो ये एक तरीका होता है जिसके तहत हम जो है वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अगली जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेस्टिंग के मरहले में और वो है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस चेक। ठीक है, सॉरी, यानी आपने पहले जिस जो भी प्रोसीजर आपने अख्तियार किया जिसके तहत आपने बंदों की स्क्रीनिंग ली और आपने जो है वो रिटन टेस्ट लिए, आपने जो है और मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए, फिजिकल टेस्ट लिए, इस तरह की चीज़ें ली, मगर उसके बाद जो है एक और चीज़ भी है जो कि टेस्टिंग के मरहले में आती है और उसको जो है वो कहा जाता है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस चेक। बुनियादी तौर पर इनका जो आइडिया है वो ये है कि एक बंदा जिसने जिसने जो है देखें जो एम्प्लॉइज़ जो है ना वो एक ट्रेनिंग का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनर है, रॉबर्ट पाइक उसका नाम है। उसने कहा था कि एम्प्लॉइज़ आर जस्ट लाइक यूज्ड कार्स। ठीक है, और वो यूज्ड कार्स हैं यानी कि न्यू और ब्रांडेड कार्स नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वो लोग जो हैं वो एक यूज्ड कार की तरह आते हैं। ठीक है, अब यूज्ड कार का और ब्रांडेड जो न्यू कार उसका फ़र्क क्या है कि यूज्ड कार जो है वो इस्तेमाल हुई होती है और वो मुख्तलिफ किस्म के हादसात वाक़यात हर कार जो कंडीशन अलग होती है। ठीक है, न्यू कार आप अगर लेना चाहते हैं तो उनकी तकरीबन सेम सिमिलर कंडीशन होती हैं सारों की, क्योंकि वो कंपनी से आई हुई होती हैं, उतनी ज़्यादा उनको रोड का इतना एक्सपोजर उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि जो यूज्ड कार होती हैं वो हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो यही बात है कि जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पर्सनैलिटी बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सोशल और जो है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हर बंदे की अपनी हिस्ट्री होती है, एक अपनी स्टोरी होती है। ठीक है, अब हम उन लोगों के पास स्टोरी से हिस्ट्री से इतना ज़्यादा वो कंसर्न नहीं होते होते, मगर यहाँ तक कि अगर उनका कोई जो बैकग्राउंड है वो हम ये इस हद तक ज़रूर चेक करना चाहेंगे कि आया उनकी कोई ऐसी डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि यहाँ पे हमारे लिए जो है वो
मतलब वो हमें नुकसान का बास बने। ठीक है, तो उसमें जो है वो ज़रूर ये चेक करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो रेफरेंस चेक्स कराए जाते हैं, यानी कि 87% कंपनी बुनियादी तौर पर दे रिलाई ऑन द रेफरेंस चेक्स, 69% companies rely on the background employment checks, and 61% rely on the criminal records checking, 56% rely on the driving records, and 35% rely on the credit checks. तो रेफरेंस चेक से क्या मुराद है कि हम जो है वो लोगों से, जब आप जो है प्रोफार्मा फिल कराते हैं एप्लीकेंट एप्लीकेंट का, तो उस वक्त जो है वो हम उनसे एक विलिंगनेस ले लेते हैं कि जी हम आपका रेफरेंस चेक भी करेंगे, और उनसे हम रेफरेंसेस जो है वो ले भी लेते हैं। ठीक है, तो वो रेफरेंस जब लिए जाते हैं तो फिर बाद में उनसे वो इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनसे एक सर्वे कराया जाता है जिसमें उनको बताया जाता है कि ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को पर्सनैलिटी के फ़लाँ-फ़लाँ डायमेंशंस के तहत आप जो है वो रैंकिंग करें। ठीक है? तो उनको जो है वो ज़रूर देखा जाता है। हालाँकि रेफरेंस चेक के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, मगर ये है कि वो ज़रूर लिए जाते हैं। उनसे अंदाज़ा होता है कि एक बंदा जो है वो किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर परफ़ॉर्म कर पाएगा। दूसरा बैकग्राउंड एम्प्लॉयमेंट चेक्स होते हैं, और उसमें ये है कि एक बंदा अगर पहले से उसको वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से हम कॉन्टैक्ट करते हैं और उनकी जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि आया इस बंदे का वहाँ पे जो रिकॉर्ड था वो किस तरह था, आया वो एंटीसिस्टिक था या नहीं था, या और किसी किस्म की जो मेल प्रैक्टिस उसमें इन्वॉल्व तो नहीं था। जो क्योंकि उससे अंदाज़ा करना होता है कि अगर एक बंदा साबिक़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी बंदे के साथ किसी साबिक़ा ऑर्गेनाइजेशन में कोई हादसा हुआ हो तो वो सेम हादसा या सेम हरकतें वो यहाँ पे भी करें, मगर ये है कि ज़्यादातर जो है वो लाइकली चांसेस ज़रूर होते हैं कि एक बंदा अगर किसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहा है अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो देर आर ग्रेटर चांसेस के वो सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट हों। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को जो है वो ज़रूर कोशिश करती हैं कि वो अवॉइड करें। ठीक है, और उसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पुलिस से जो है वो चेक किया जाता है कि आया कोई बंदा जो है किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में इन्वॉल्व तो नहीं है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड खास तौर पर अगर किसी वर्क प्लेस में हरासमेंट के चीज़ें हों, या चिल्ड्रन से रिलेटेड किसी किस्म के जो हैं वो मटेरियल्स हों, या किसी भी किस्म का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसमें बंदों की जो को नुकसान किया गया हो, या उनकी एम्प्लॉयमेंट उनकी जो है, या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया हो, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और उन रिकॉर्ड्स को ज़रूर जो है वो चेक किया जाता है, और इस तरह के जो लोग जो इस किस्म की क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट से दूर रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ड्राइविंग रिकॉर्ड्स के, जी ड्राइविंग के हवाले से कोई हादसा तो नहीं किया, और हादसा हुए तो उसकी क्या कंडीशन थी, आया वो ड्रिंक करके ड्राइविंग करने के उसके तो नहीं है क्या नाम है एक्सपीरियंस या उसकी आदत, इस तरह की चीज़ों को भी चेक किया जाता है। और क्रेडिट चेक्स भी जो चेक किए जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड की क्या हिस्ट्री है उसकी, उसमें किस तरह के वो एक्सपेंडिचर पैटर्न्स हैं, और उसके अलावा जो है अगर किसी से उसने लोन वगैरह लिया है तो उसको वापस करने की उसकी सलाहियत कैसी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती हैं? इन्वेस्टिगेशन बुनियादी तौर पर इसलिए की जाती हैं कि हम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है एप्लीकेंट एक फार्मा, उनको बाद का वेरीफाई कराया जाता है कि जी आया वाकई जो उसने जो यहाँ पे क्लेम्स किए हैं वो उसने सही किए हैं, या उसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसने छुपाई है। ठीक है, यानी कि अगर कोई टाल क्लेम तो नहीं किए, या कहीं कोई इन्फॉर्मेशन उसने हाइड तो नहीं की, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर हम उसको क्रॉस चेक करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमारा मकसद जो रेफरेंस चेकिंग से किसी की जासूसी करना नहीं होता, मगर मकसद ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना। ठीक है, कि अगर कोई ऐसी डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि उस बंदे ने उसमें जो है वो छुपाई है, तो वो डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर हो जाती है, और फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन को उस सिलसिले में कोई डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी देखिए रेफरेंस चेकिंग का एक प्रोफार्मा है हमारे सामने, और अगर आप ये देखें कि हम अगर किसी रेफरेंस को ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी हाँ, ये जो आपका कैंडिडेट था, ये फलाना कैंडिडेट, उसका हम नाम देते हैं। ये कैंडिडेट जो है वो उसने आपका रेफरेंस दिया है, तो हम उसको जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसीडर करना चाहते हैं, मगर आप जो है हमें इस सिलसिले में मदद करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, और उसमें कैंडिडेट का नाम, रेफरेंस नंबर, और जो कंपनी का नाम, और जो भी एक्सपीरियंस है या जो पोजीशन उसने बताई है, वो उसके लिए आपने बतानी है कि जी आपने कब कब कहाँ किया, और कौन सी डेट पे वो एम्प्लॉय हुआ,
और किस पीरियड तक रहा और कौन कौन सी पोजीशन उसने हेल्ड की, सैलरी की उसकी हिस्ट्री क्या रही और छोड़ा उसने क्यों, ठीक है। और फिर जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके सुपरवाइजर से वगैरह से ली जाती है। प्लीज़ डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वर्क फॉर विच द कैंडिडेट वाज रिस्पॉन्सिबल, किस किस्म के काम में वो इन्वॉल्व रहा, यानी उसकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। और उसके अलावा ये देखा जाता है, इंतहा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो जो एम्प्लॉई है, जो कैंडिडेट है, वो हाउ ही वाज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशली विद कोवर्कर सबॉर्डिनेट्स। अगर वो बंदा सुपरवाइजरी पोस्ट पे था, ठीक है, तो सबॉर्डिनेट से उसका कैसे ताल्लुक था, या अगर वो सुपरवाइजर्स नहीं था मगर एम्प्लॉई था तो उसके जो सुपरवाइजर्स हैं उसके साथ उसका लिंक कैसा रहा। और उसके बाद उसके अलावा ये चेक किया जाता है कि डिड द कैंडिडेट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क एटीट्यूड, यानी अगर वो बंदा कमिटमेंट शो करता है या किसी जो है वो डेविएंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, यानी वो बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशनली रिक्वायर्ड नहीं होते। उन बिहेवियर्स में तो कभी जिस तरह थेफ्ट हो गई, या कोई विड्रॉल है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह के जो नेगेटिव बिहेवियर देखें उसमें जो इन्वॉल्व नहीं रहा, ठीक है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट जनरेटेड बाय द फार्मर एम्प्लॉय। इसमें ये देखा जाता है कि वो किस किस्म की जो उसका जो काम था वो क्वालिटी वाइज कैसा था, क्वांटिटी वाइज कैसा था, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी थी, वो कितना टाइम इदारे को देता था और कितना काम करता था। तो इस हिसाब से भी उसका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है। उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को चेक किया जाता है, पूछा जाता है कि उसकी क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि ओवरऑल असेसमेंट ली जाती है कि किस तरह आप उसको असेस करोगे। और फिर अगली बात ये है कि रिकमेंडेशन ली जाती है कि आया जो हम उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं उसके लिए आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं, आया आप रिकमेंड करते हैं या नहीं रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ होती है। ये नई तौर पर जो फॉर्म आया है वो सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वालों ने बनाया हुआ है। तो ये जो है वो इस हिसाब से कुछ प्रोफार्मा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, ठीक है, और कुछ और कमेंट्स हैं वो भी लिए जाते हैं। अगली बात है कि ये जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है या रिसर्च है कि हम किससे लेंगे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हम किस कौन से बंदे हैं जिनसे हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द बैकग्राउंड चेक। देयर आर basically the four sources: farmer employers, current supervisors, commercial credit rating companies and written references, ठीक है। और फार्मर एम्प्लॉयर्स यानी कि जहाँ वो पहले जो है वो जो उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है सीवी की तहत, तो उन लोगों से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर जो प्रीवियसली अगर वो करंटली कहीं काम कर रहा है तो उसके जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे भी ली जा सकती हैं। और उसके अलावा कमर्शियल जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं उनसे भी जो है वो क्रेडिट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें उसकी देखी जाती हैं। और कुछ रिटर्न रेफरेंस उससे लिए जाते हैं, कहा उससे पूछा जाता है आप खुद जो है वो कुछ रेफरेंसेस प्रोवाइड करें तो उनसे भी इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती है। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेफरेंस चेकिंग पे असरअंदाज होती हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जो रेफरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और बिलखुसूस तब जब आप उन रेफरेंसों को हाइड करने की पोजीशन में ना हो और आप जो है वो उनसे जो है उनकी आइडेंटिटी को हाइड ना कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्यों वो उनकी क्या कंसर्न्स होती हैं, दे हैव द फियर ऑफ द लीगल रिप्रेजल फॉर डिफेमेशन, ठीक है। कि कोई बंदा जो है कोई फार्मर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सॉरी जो किसी भी बंदे के बारे में ना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि एक तो उसका कंसर्न नहीं होता कि क्यों किसी के बारे में खामखा बुराई करे। और फिर उसका ये भी हो सकता है कि अगर वो इन द फॉर्म ऑफ रिटन शेप या किसी ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ के अंदर वो अगर अपना ओपिनियन दे और वो ओपिनियन किसी बंदे के खिलाफ हो तो वो एक किस्म की उस बंदे की डिफेमेशन हो जाएगी, जिससे वो सपोर्ट नहीं कर सकेगा। क्योंकि बाद का जो है वो ये चीज़ें सिर्फ एज एन ओपिनियन जो है वो दी जाती हैं और उसके बाद कुछ सबूत उसके सामने पेश नहीं किया जाता। तो इस सूरत में उसे ये होगा कि जो एम्प्लॉई जो डैमेज होगा और जिसको ये लॉस हो जाएगा तो वो हो सकता है वो आगे चलकर उससे किसी किस्म की किसी लीगल जो है वो बैटल में इन्वॉल्व न कर दे। तो इस वजह से भी लोग उससे डरना चाहते हैं, तो इसलिए भी वो सॉफ्ट जो है वो अप्रेजल्स दे जाते हैं। और नॉट वांटिंग टू डैमेज एप्लीकेंट्स चांसेस, समटाइम जो है वो लोग फेवर करना चाहते हैं कि ठीक है हम चाहते हैं कि एक बंदे ने वहाँ अप्लाई किया हुआ है तो अगर मेरी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस से वो अगर एक को फ़ायदा हो जाता है तो फ़ायदा हो जाए।
वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि सारे झूठ जो है वो बुरे नहीं होते, अगर वो झूठ जो किसी के भलाई के लिए हो तो वो अच्छा होता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट के लोगों के अंदर मौजूद होते हैं, जिस जिस वजह से भी लोग जो हैं वो कोई डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन किसी के लिए क्रिएट करना नहीं चाहते होते, ठीक है। तो ये भी एक वे होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो हेल्पिंग टू गेट रिड सॉरी हेल्पिंग टू गेट रिड एंड इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। ये दोनों चीज़ों से एक उलट बात भी होती है कि बात का ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है किसी के बारे में, तो इसका मकसद ये है कि वो वाकई पॉजिटिव देना चाहता है, ठीक है। और वो पॉजिटिव इसलिए भी देना चाहता है कि चलें जी मैं पॉजिटिव दे दूं ताकि ये बंदा जो है वो किसी और के जाके मत्थे लगे और वो सिलेक्ट हो जाए और वो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जान इसकी छूट जाए, ठीक है, या हमारी उससे जान छूट जाए। तो अगर इनकम्पिटेंट एम्प्लॉई के लिए भी बाज़ औक़ात वो बड़ा कॉम्पिटेंट करके पेश कर देते हैं ताकि ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिलेक्ट हो जाए और वो जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो है उससे मतलब जान छुड़ा ले, ठीक है। ये भी बात का हो जाता है। So then the question is how we can make background checks more useful. Okay? These can be done by including the application form of a statement for the applicants to sign explicitly authorizing a background check. ये इंतहा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज एन एचआर पर्सन कि जब आप बैकग्राउंड चेक की तरफ जाना चाहते हैं और रेफरेंस चेकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ये अथॉराइजेशन ज़रूर ले लेनी है। जो आपने फॉर्म डिज़ाइन किया है उस फॉर्म के अंदर जो है वो आप अथॉराइजेशन उनसे ले लें कि जी हम जो है वो आपके बारे में जो आपके जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने तौर पर भी कुछ जो आपके साबका एम्प्लॉयर्स हैं उनसे रब्ता करेंगे और उनसे आप हम जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास वी विल बी एट लिबर्टी टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू टेक डिसीजन आइदर टू एम्प्लॉय यू आर नॉट। Okay, so it's very much important to get a prior approval of the candidate before going for the background check. If you don't do that, if you fail to do that, you might fall into a problem because that person may go to the court and sue you for defamation if any of your process, results into not employing that person, okay, or hiring that person. अगर इस तरह की कंडीशन है तो वो हो सकता है वो बंदा आपके खिलाफ या उस एम्प्लॉयर के खिलाफ कोर्ट में चला जाए। तो उससे बचने के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि आप पहले से उसकी विलिंगनेस और उसकी अथॉराइजेशन जो है वो ज़रूर ले लें। यूज़ टेलीफोन रेफरेंसेस इफ पॉसिबल। समटाइम जो है वो अगर आप रिटन इंफॉर्मेशन और जो है वो नहीं ले सकते और या आप जो है वो कोई और मूव नहीं कर सकते तो आप टेलीफोन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि बी परसिस्टेंट इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको जो है वो बिल्कुल बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और बड़ी जो है वो तंदही से आपने ये काम करना पड़ेगा और उससे आपने बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपने लेनी पड़ेगी। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंसेस। जो क्वेश्चनर हम बनाते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होते हैं जो एमसीक्यूज टाइप होते हैं जिसमें हमने 3-4 ऑप्शन जो है वो खुद ही दिए होते हैं। उसमें किसी एक बंदे को उसने टिक करना होता है या एक से ज़्यादा चीज़ों को उसने टिक करना होता है, ठीक है। मगर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके सामने नीचे आपने कोई खाली जगह या कोई स्पेस प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो अपनी मर्जी से एक इन्फॉर्मेशन ले सकता है या लिख सकता है, ठीक है। तो यूज रेफरेंसेस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एज अ सोर्स ऑफ फॉर अदर रेफरेंसेस, ठीक है। तो अगर कुछ रेफरेंसेस उसने प्रोवाइड किए हुए हैं मतलब कैंडिडेट ने, तो उन रेफरेंस को आप एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप और रेफरेंसेस जो है भी उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसने अपने एक कोवर्कर का या अपने एक सुपरवाइजर का ऐसा जो है आपको रेफरेंस प्रोवाइड किया जिसके साथ उसके पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप थे, ठीक है। लाज़मी बात है मैं तो अगर जो है वो बतौर रेफरेंस किसी बंदे को रिकमेंड करूँगा तो वही करूँगा जिसके बारे में समझता हूँ कि ये मुझे अच्छे तरीके से जानता भी है, मगर साथ-साथ तो वह मेरे लिए पॉजिटिव वही बात करेगा, ठीक है। तो आप जो है बतौर एम्प्लॉयी उससे भी इन्फॉर्मेशन लें मगर उससे आप अंदाज़ा करते हुए आप दूसरे लोगों को भी आइडेंटिफ़ाई करें जो कि उसी टाइम पीरियड के अंदर उस बंदे के साथ इंटरेक्शन में रहे हों ताकि जो उसने रेफरेंस प्रोवाइड किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप काउंटर कर सकें, ठीक है। आप उसको वैलिडेट कर सकें दूसरे जो है इंडिपेंडेंट रेफरीज से। एक और चीज़ है कि जी यूजिंग प्री एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और कंसर्न्स अबाउट चेकिंग एप्लीकेंट हिस्ट्रीज
Various equal employment laws discourage or prohibit the use of such information in price screening. Courts view making employment decisions based on someone's arrest record as unfairly discriminatory. Equal Employment Opportunity Commission says a poor credit history should not be itself preclude someone from getting a job. ठीक है, ये इनका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि जिस आपका हिस्ट्री के बुनियाद पर आप लोगों के फ्यूचर का डिसीजन लें। ठीक है, हो सकता है कि अगर किसी बंदे के साथ जो है वो किसी भी कंडीशन में सही या गलत जो है वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया हो, उसका मकसद ये नहीं है कि अभी भी वो उन्हीं चीज़ों के साथ या उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये इंतहाई एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो बिहेवियर है, और बेस्ड ऑन मतलब कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर किसी बंदे के साथ जो है वो ज्यादती करना या उसको जॉब न देना, ये एक किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज के तहत भी इसको डिस्करेज किया जाता है कि ये इस तरह की कंडीशन चीज़ें जो है वो ना की जाए। मगर फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इदारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये ज़रूर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करते हैं। तो बहरहाल अगर एक फॉर्मली अगर आप देखेंगे कोई प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं जिसके तहत आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को चेक करने का एक जो प्रोसीजर आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसका क्या हो सकता है। तो उसके लिए ये एक सबसे पहला जो स्टेप है, जिस तरह पहले भी बात की कि यू हैव टू डिस्क्लोज एंड यू हैव टू obtain a formal authorization from the applicant. ठीक है, the authorization regarding disclosure of the history or disclosure of the previous information or previous employment information. Okay, inform the employee or the applicant that a report will be requested and obtain रिटर्न अथोराइजेशन। ठीक है, तो ये आप ज़रूर उनको पहले बता दें कि ये आपको जो आपका जो डिसीजन होगा कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट का, इट विल बी बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट विच विल बी sought from your previous employers or the people which you have interacted in the past in the university or in the employment setting. Then you must also get a written authorization। और रिटर्न अथोराइजेशन से मुराद ये कि सिर्फ एक सिंपली अगर आपने फॉर्म के अंदर ही एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाया हुआ है जिसके तहत वो लिखता है जी कि आई हैव सर्टिफाइड दैट या आई हैव ऑथराइज यू टू टेक background information from my previous employers or from my university where I have been graduated। ठीक है, तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी और नीचे वो बंदा अपना नाम लिखकर सही सिग्नेचर करेगा, तो ये भी एक किस्म का अथराइजेशन का एक प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, देन सर्टिफिकेशन। Employer must certify to the reporting agency that the employer will comply with the federal and state legal requirements। ये ज़रूर है कि अगर जब आप किसी इदारे से आप रिपोर्ट उसकी ले रहे हैं, तो उसमें भी आप उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। उन्हें भी एक लेटर और ईमेल आप लिखते हैं, तो उसमें ये बताएं कि जी हम ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले रहे हैं, मगर जो फेडरल एजेंसी के या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर देखें ये एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है बिटवीन थ्री पार्टीज। ठीक है, फर्स्ट जो एम्प्लॉयर है, जो एक बंदे को फर्स्ट तो कैंडिडेट है, और देन वो एम्प्लॉयर है जहाँ पे उसने अप्लाई किया है, और थर्ड पार्टी जो है वो इट माइट बी द पार्टी वेयर द एम्प्लॉय वाज वर्किंग। ठीक है, इन द पास्ट। सही है, तो अगर आपने ये किया कि एक तो आपने अथराइजेशन ले ली एम्प्लॉय से, फिर साथ साथ आप अगले जो जहाँ से आप रिपोर्ट ले रहे हैं उनको भी आप ये सर्टिफाई करें, आप खुद सर्टिफिकेट दें या खुद जो है वो उन्हें आप इंश्योर कराएं कि जी ये इस रिपोर्टिंग प्रोसीजर में जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और इस इंफॉर्मेशन को हम जस्ट जो है वो यहाँ इस डिसीजन तक महदूद रखेंगे, और इसको हम कहीं भी किसी भी सूरत में पब्लिक नहीं करेंगे, और इवन उस कैंडिडेट से भी शेयर नहीं करेंगे कि किस कंपनी से हमने आपके बारे में या किस सुपरवाइजर से या किस बंदे से हमने आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हासिल की। ठीक है, तो मतलब इस किस्म की इंश्योरिटी ज़रूर होती है ताकि वो ऐसा ना हो कि जिससे आप रिपोर्ट ले रहे हैं उसको आप किसी प्रॉब्लम में जो है वो डाल दें। स्टेप 3 जो है प्रोवाइडिंग द कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। The employer must provide copies of report to the applicant or employee if adverse action is contemplated. Step 4, notice for the adverse action. After the employer provides the employee or the applicant with the copies of the investigation reports and a reasonable period has elapsed, the employer may take an adverse action। हाँ, ये है कि कभी अगर इस तरह की चीज़ है जिसमें एक जो है वो
इंफॉर्मेशन आई है जो कि एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन सोर्स से इंफॉर्मेशन आपके पास आई है। और जिस तरह मिसाल के तौर पर एक पुलिस रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने आ गया, जिसको पुलिस या जो एजेंसीज हैं वो देने में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कोर्ट से अगर एक बंदे को कोई डिक्री हुई है या कोई उसको सज़ा हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इजीली जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद वो मिल जाती है। तो इस किस्म की कंडीशन में क्योंकि आपने एक बंदे के खिलाफ जो है वो एक बैकग्राउंड बन गया और एक ऐसी सेटिंग बन गई जिसके तहत उसकी एम्प्लॉयमेंट अभी खतरे में पड़ गई है, तो आप उसको एक नोटिस देते हैं, उसको बताते हैं कि जी भाई ये कंडीशन है और अभी आपके पास 10 दिन का 15 दिन का टाइम है, आप अपने आप को डिफेंड करें कि जी हम आपको क्यों एम्प्लॉय ना करें या हम आपको जो है वो क्यों इस जॉब से ना निकालें, और या जो कंडीशंस हैं वो आपके फेवर में हमारी नज़र में तो नहीं है, मगर अगर आप उसको डिफेंड करना चाहते हैं तो इतना आपके पास टाइम पीरियड है। तो वो आपने नोटिस देना है, और वो नोटिस हो सकता है कि बासुल्कों में आपने पब्लिश भी कराना हो अखबार में, या उनको आप जो है वो उनको नोटिस सर्व कराते हैं, ठीक है, फिजिकली। तो फिर उसके बाद उस टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद अगर आप देखते हैं कि वो बंदा नहीं आया या उसने अपने आप को नहीं किया, तो फिर आप कोई एक्शन जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो है आपने उसको सुनना है और उसके बाद ही आपने वो डिसीजन लेना है। तो ये एक और चेक लिस्ट हमारे सामने मौजूद है, और उसमें ये प्री प्राइमरी सर्विसेज एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर शुड बी अवेयर, शुड एम्प्लॉयर्स बी अवेयर, ओके। वो क्या है, वो कहते हैं जी कि यू शुड चेक ऑल एप्लीकेबल स्टेट लॉज, यानी अगर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपने जो स्टेट लॉज हैं उसको आपने ज़रूर रखना है, यानी कि जो आपके जो लीगल जो कंट्री के जो लॉज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, वो उसको उनको आपने ज़रूर जो है वो मद्देनजर रखना है। और सेकंड पॉइंट, रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ फेडरल इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉज, ठीक है। और उसके बाद रिमेंबर द फेडरल फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट, ये बुनियादी तौर पर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं। डोंट अपडेट इंफॉर्मेशन दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज, रिमेंबर दैट यूजिंग अरेस्ट इंफॉर्मेशन विल बी हाईली सस्पेक्ट। और क्योंकि अरेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, क्योंकि बाद का जो है वो चीज़ें जो है वो बड़ी बाद में मतलब क्लियर हो जाती हैं। हाँ, ये अगर कोई सज़ा का या जो है वो कन्विक्शन का जो रिकॉर्ड है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है किसी डिसीजन में यूज़ करने के लिए। अवॉइड ब्लैंकेट पॉलिसीज सच एज वी हायर नो वन विद रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम एक्सेट्रा, ये वो तो इस तरह की ब्लैंकेट पॉलिसीज आप क्या ना करें, आपकी पॉलिसीज जो है वो स्पेसिफिक हों, और यूज इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेसिफिक एंड जॉब रिलेटेड, कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड अप टू डेट, नेवर ऑथराइज एन अनरीजनेबल इन्वेस्टिगेशन। तो ये हम बातें पहले से डिस्कस करके आए कि आपने जो है वो सबसे पहले एम्प्लॉई को आपने उसकी ऑथराइजेशन भी लेनी है और इन्फॉर्मेशन को आपने हाइड भी रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक और टेस्ट जो है वो इससे रिलेटेड, जब आप ये करते हैं तो मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड चेकिंग वगैरह, तो उसमें एक और टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, वो हालांकि इससे रिलेटेड है, वो है द पॉलीग्राफ टेस्ट और द लाई डिटेक्टर, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्टिंग क्या है, बुनियादी तौर पर इट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हेन अ पर्सन लाइज, और बेसिक assumption of this test is that when a person is lying, he or she may reflect some physiological changes, which those changes basically reflect its emotional state। यानी अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके अंदर जो है वो हो सकता है कि ऐसे गूज बम डेवलप हों या इस तरह की चीज़ें डेवलप हों, या जो है वो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस में डेवलप हों, जिससे अंदाजा हो जाता है कि एक बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है या गलत गलत बयानी कर रहा है या इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है बाज़ औक़ात जो है वो यूज़ की जाती हैं, और बाज़ औक़ात हालांकि कोर्टों में, अदालतों में, या ख़ास तौर पर जो है वो जो एजेंसीज़ हैं जिसमें जो फॉरेन एजेंट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन करने के लिए इस तरह के टेस्ट जो यूज़ कर रही होती हैं, या कोई ख़तरनाक किस्म के जो मतलब दहशतगर्द हैं या कैदी हैं, और उनको जो है वो उनकी इंटरोगेशन में भी इस तरह के टेस्ट यूज़ होते हैं। और मगर ये है कि आजकल जो है वो एम्प्लॉयमेंट की सेटिंग में भी इस तरह के टेस्ट यूज़ होते हैं।
मगर ये है कि ये जो है वो टेस्ट जो है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है, और खासतौर पर एम्प्लॉय पोलीग्राफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1988, which basically prohibits employers in most all cases from the conducting polygraph examination of all job applicants and most employees. Also prohibited are other mechanical and electrical devices including psychological stress evaluators and voice state analyzers. ठीक है, तो बुनियादी तौर पर जो है कुछ जो कवानीन ऐसे हैं जो कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट को एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए करने की मुखालफत करते हैं और उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, जो परमिटेड यूजर्स हैं पॉलीग्राफ का वो क्या है कि एम्प्लॉयर्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ओके, वो और उसके बाद जो है ये असद मुंबई, ये कौन है हमारा असद, न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, or access to highly classified information, access to highly classified information and counterintelligence FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा। तो जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ वो इदारे जिस तरह जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, या ऐसे लोग जिनको इंतहाई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर एक्सेस हो, तो ऐसे लोगों को की सूरत में जो है अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट के डिसीजन के में भी आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उनकी आपको परमिशन है। अदरवाइज जनरल जो है मतलब अगर कोई एक बंदा एक बैंक जो है वो कहती है ठीक है हमारे पास जो है हमने एम्प्लॉई जो है वो करने हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग में जो है वो फ्रॉड ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ये पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे मतलब अलाउड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए आपने कोई और तरीके आप कंट्रोल जो है वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, मगर ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो उसके लिए कानूनन जो है उसकी इजाज़त नहीं है। कुछ और एग्जाम्पशंस हैं, हायरिंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल, hiring person with access to drugs, conducting ongoing investigation involving economic loss and injury to an employer. और कुछ पेपर एंड पेंसिल ऑनेस्टी टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है बुनियादी तौर पर, which are designed to predict job applicants' proneness to dishonesty and other forms of the counterproductivity. Uh, these tests basically measure attitudes regarding things like tolerance of others who steal, acceptance of rationalization for theft, admission of theft-related activities. Okay? अब ये जो टेस्ट हैं उसमें हमने क्या करना है, उस लोगों से सवाल जवाब करने हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यार एक बात है कि जो बंदा हम मैं समझता हूँ कि जो बंदा चोरी करे ना उसको नौकरी से निकाल दो। ठीक है, तो बंदा कहेगा यार देखो, अगला बंदा कहेगा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं, यार चोरी की है उसने, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है वो भूखा हो सकता है वो मजबूर हो सकता है कोई और कंडीशन हो जिसकी वजह से चोरी की हो। यानी आप देखें कि लोग जो है वो चोरी के लिए रैशनलाइजेशन पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर वो किसी चीज़ को, चोरी को, फ्रॉड को और करप्शन को रैशनलाइज कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है, तो इसका मकसद यह है कि ये बंदा जो है उसके लिए एक साफ कार्नर रखता है। ठीक है, और साफ कार्नर रखता है तो फिर इसका मकसद ये है कि ये इसको भी अगर जब कोई मौका मिला तो वो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब ये एक अजम्पशन है इस किस्म के टेस्ट की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं जहाँ से इस अजम्पशन के मुताबिक आप अंदाजा कर सकते हैं। कुछ एंटी थेफ्ट स्क्रीनिंग प्रोसीजर अप्लाई होते हैं और उसके तहत आप जो है वो जो लोगों से ब्लंट क्वेश्चन लेते हैं और उसके साथ जो है वो बाज़ बात जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो लोगों को सुनते हैं और ज़्यादा सुनते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने आए आप उससे अंदाज़ा कर सकें। ठीक है, चेक ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल रेफरेंसेस, यस, यूज पेपर एंड पेंसिल ऑनेस्टी टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, टेस्ट फॉर ड्रग्स, ये इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी मच लीगल कि आप ड्रग टेस्टिंग जो वो लेते हैं, यानी कि एक बंदा कोई ड्रग्स तो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, या वो बेच रहा हो या खुद यूज़ करता हो। और एस्टेब्लिश सर्च एंड सीजर पॉलिसी एंड कंडक्ट सर्चेज, कुछ सर्च वगैरह जो है वो मतलब की जाती हैं। और एक और टेस्ट है ग्राफोलॉजी, इसमें बेसिकली हैंड राइटिंग एनालिसिस है। ठीक है, अज्यूम दैट हैंड राइटिंग रिफ्लेक्ट बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और हालांकि इसका जो ग्राफोलॉजी का जो वैलिडिटी है वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर बुनियादी तौर पर वो देखते हैं कि एक बंदा अगर लिखता कैसे है, राइटिंग जो है वो कैसे वो करता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं जिनकी राइटिंग जो है
वो बिल्कुल सिंपल और यूनिफॉर्म वे में होती है। ठीक है, अगर सिंगल लाइन में वो लिख रहे होते हैं तो बिल्कुल सीधा-सीधा लिख रहे होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल जो है वो उनके जो वर्ड्स हैं उनकी जो वो स्टाइल जो है वो एक ही तरह का होता है। बाज़ औक़ात एक बंदा मिसाल के तौर पे आई एक जगह पे इस तरह लिखता है, दूसरी जगह पे दूसरा लिखता है, तीसरी जगह तीसरा लिखता है, या लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी ले जाता है, कभी लफ्ज़ जो छोटा कर देता है, कभी बड़ा कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है वो मतलब एक रिदम वाला नहीं है, और वो बंदा जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है? जो बंदा जो है वो चीज़ों को सीधा और वो नहीं लिखता। ठीक है? तो राइटिंग से भी बंदों की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। जो नीट एंड क्लीन लिखते हैं इसका मतलब वो लोग ऑर्गनाइज़्ड होते हैं, और जो नीट एंड क्लीन नहीं लिखते इसका मतलब वो डिसऑर्गनाइज़्ड होते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह के असम्पशन्स जो हैं वो ग्राफोलॉजी के साथ रिलेटेड होती हैं। कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी ले जाते हैं, कराए जाते हैं, और उनका क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं बिफोर टेकिंग द एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस। ठीक है, और व्हाई वी टेक दीज मेडिकल एग्जामिनेशन, जस्ट टू वेरीफाई दैट द एम्प्लॉय सॉरी द एप्लीकेंट मीट्स द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। ठीक है, यानी जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको आया वो एम्प्लॉय मीट करा या नहीं करा। उसके अलावा टू डिस्कवर एनी मेडिकल लिमिटेशन यू शुड टेक इनटू अकाउंट इन प्लेसिंग द एप्लीकेंट। कि कभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बंदे के साथ कोई इस तरह की मेडिकल कंडीशन है या कोई लिमिटेशन है जिसके तहत वो बंदा कोई पर्टिकुलर काम जो है वो कर सकता है या पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो है उसकी हिस्ट्री है कि जो उसके बाजू जो है वो इतने वो कोई फ्रैक्चर हुए हुए हैं या वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप उनसे कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला जो काम अगर उसके लिए हायर करना चाह रहे हैं तो यकीनन आप के लिए लिमिटेशन होगी, वो बंदा जो है वो लीगली नहीं काम कर सकेगा। या कुछ ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी के साथ तो नहीं है उसमें, या जिस तरह ऐसी बीमारी जिसमें कोई बंदा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो, उनको भी आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि ऐसा ना हो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो एक बंदा और आप उसको हायर करें तो वो डिजीज़ जो है दूसरे लोगों को तक जो है वो फैल जाए। ठीक है? या आपने ये चेक करना है कि अगर उस बंदे की जो हेल्थ है वो उसका क्या कंडीशन है, ताकि उसके लिए जो है वो रिस्क जो हेल्थ रिस्क है वो कितना है उसको आप पहले से मेज़र कर सकें, और फिर जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं या कंपनसेशन के क्लेम्स हैं उसके लिए जो फ्यूचर में आपको वो बेनिफिट हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर पहले से रहता है, या उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से हाई है, उसकी शुगर लेवल पहले से हाई है, तो देयर आर चांसेस कि वो बंदा जो आगे चलकर किसी हाइपरटेंशन का शिकार हो जाए, या हार्ट अटैक का शिकार हो जाए, या किसी जो है वो और इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाए। तो अगर आप उसको हायर भी कर रहे हैं तो आपको अगर पहले से मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है तो आपने ये देखना है कि जो बाद में जिस जो बीमारी अगर उसको लागू होती है तो आप उसको एट्रीब्यूट कर सकेंगे, आया वो बीमारी जो है ये वर्क प्लेस के साथ है, या उसकी एट्रीब्यूशन जो है वो क्या है बाहर की है, यानी वो बाहर पहले से उसको वो बीमार है, या वो बीमारी इसको इसको जॉब के अंदर ही लगी है। ठीक है, बाज़ का जो है लोग जो है वो जॉब में आने के बाद तो वो जॉब की स्ट्रेस और एंजाइटी और उस तरह के प्रेशर की वजह से भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, या उनसे उनकी फिर और जो फिजिकल हेल्थ जो है वो भी डिटेरियोरेट हो जाती है। तो ये फिर जो एट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, अगर एक बंदा पहले से उन बीमारी में मुब्तला है तो वो फिर आप उसको जॉब के साथ जो है वो एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद जो टेस्टिंग है वो है सब्सटेंस अब्यूज़ स्क्रीनिंग, और उसमें हमने क्या करना है कि पहले से हमने स्क्रीन करना है कि आया फार्मल जो है वो हायरिंग से पहले हमने ये चेक करना है कि आया वो बंदा जो है वो किस तरीके से जो है वो कर रहा है, पहले से हमने वो अंदाज़ा लगाना है। ओके, एंड उसके बाद बाज़ बात जो है वो अब्यूज़ टेस्टिंग जो है वो या सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि ड्रग वगैरह का के जो टेस्ट हैं वो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसके बाद भी करते हैं, हायरिंग से पहले भी करते हैं, और अगर कोई बिहेवियरल सिम्पटम्स के अंदर मौजूद है तो भी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो हम हमें ये चेक करें कि वो बंदा जो है वो आया नशा तो नहीं करता, तो उसके आदात व अतवार का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, और उससे उसके बाद भी फिर उसका ड्रग टेस्ट लिया जा सकता है, या बाज़ का रैंडम और पीरियोडिक जो है वो बेसिस पे भी टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं, और या अगर कोई ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ कोई जो एक जगह से दूसरी जगह पे तो भी वो उस तरह के टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, और कौन से टेस्ट लिए जाते हैं उसमें यूरिन टेस्ट लिया जाता है, या बाज़ का हेयर फॉलिकल टेस्टिंग भी कराई जाती है।
ओके। तो सब्सटेंस अब्यूज टेस्टिंग जो है उसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं, और उसमें हमने ये देखना है कि वो क्या इसकी जो है वो प्रॉब्लम है, कि आया वो रिक्रेशनल यूज़ करना चाह रहे हैं या उसकी हैबिचुअल इस्तेमाल है, ठीक है। और उसके बाद आया वो सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर को किस तरह इंट्रोड्यूस कर रहा है, या उसके को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने जो बुनियादी तौर पर जो कानून है वो ये है कि वर्क प्लेस जो है दिस शुड बी फ्री फ्रॉम दी ड्रग्स या ड्रग यूज, ओके। तो अगर ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ओके जी, एनी क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन पूछने के बजाय तो आप किसी और लाइव डायग्राम में शुरू हो गए।